तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। बहुत सुकून भरा जीवन होगा और उससे भी ज़्यादा संघर्षरत होंगे आप अपनी परीक्षाओं के लिए। आपकी परीक्षाएं कौन है? उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती, उत्तर प्रदेश नई आगामी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की भर्ती, लेखपाल की भर्ती, आगामी वीडियो की भर्ती, अन्य जूनियर असिस्टेंट की भर्ती। उसी सत्र में बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे अपना संज्ञा वाला चैप्टर, संज्ञा वाला टॉपिक। उसमें हम लोगों ने बहुत प्यार से व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, उन दोनों की परिभाषाएं, उन दोनों के प्रकार, उन दोनों को पहचानने का तरीका सीख चुके हैं। आज बच्चों उसी वीडियो का ये दूसरा वीडियो रहेगा, दूसरा पार्ट रहेगा, जो हम बहुत सुकून भरे शब्दों से पढ़ेंगे और उम्मीद है पहला वाला वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप अपना प्यार दिखाएंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट जरूर करके बताएंगे कि हमारी मेहनत किस दिशा में है। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ते हैं उसी का तीसरा। तो तीसरी संज्ञा हमारी थी, वो थी भाववाचक संज्ञा। बच्चों कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। तो पिछली बार की तरीके से ही हम परिभाषा पहले देख लेंगे और फिर आगे चलेंगे। वैसे भाववाचक संज्ञा क्या होती है आप सब लोग जानते हैं, लेकिन एक बार परिभाषा देख ली जाए। तो परिभाषा बच्चों हमारी क्या कहती है? ये है परिभाषा कि भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिससे हम किसी विषय के वस्तु, गुण, याद रखेगा, गुण, धर्म, दशा, ये मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट है भैया। दशा, फिर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अवस्था अथवा व्यापार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इस संज्ञा का अनुभव हम अपनी इंद्रियों के द्वारा, याद रखिएगा भैया, अपनी इंद्रियों के द्वारा करते हैं। इस संज्ञा को हम देख या छू नहीं सकते हैं। ये बच्चों आपके लिए मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि भाववाचक संज्ञा हम किसे कहेंगे कि जिसके गुण, धर्म, दशा और अवस्था या व्यापार के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। ये होगी जानकारी प्राप्त होती है। आगे बच्चों बात की गई है कि ऐसी संज्ञाओं का अनुभव हम अपनी इंद्रियों के द्वारा, ठीक है, करते हैं। इस संज्ञा को हम देख या छू नहीं सकते। अपने इंद्रियों के द्वारा तो हम कर लेंगे, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, लेकिन उनको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। कंप्यूटर की भाषा में बात कर ली जाए बच्चों तो वो सॉफ्टवेयर की तरीके से संज्ञाएं होती हैं, या आप ऐसे कह लीजिए जो फीलिंग्स होती हैं, जैसे दर्द है, पीड़ा है, दुख है, सुख है, आनंद है, खुशी है, आह्लाद है। तो ये सब हमारे भाव हैं और जो भाव होगा वो संज्ञा भाववाचक होगी। फिर एक बार कह दें, इन शब्दों को आप जब अपने नोट्स बनाएंगे तो अवश्य रूप से लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे बच्चों? कि गुण, धर्म, दशा, अवस्था, व्यापार के बारे में जानकारी प्राप्त होती। एक एक शब्द से 10-10 प्रश्न एमसीक्यू आपको दिख सकते हैं, पेपर में दिख सकते हैं, प्रश्न पत्र में दिख सकते हैं, आप याद कर लेंगे। आगे बच्चों इसे में कहा गया कि इन संज्ञाओं को हम देख या छू नहीं सकते हैं। और कर क्या सकते हैं? जब देख छू नहीं सकते तो क्या कर लें भाई? कुछ तो करेंगे ना हम। तो कुछ क्या करेंगे? इन्हें सिर्फ महसूस करेंगे। जैसे वो गीत आपका है बहुत प्यारा सा कि प्रेम प्यार को प्यार ही रहने दो, इसे रिश्तों का नाम देके कोई नाम न दें, है ना। तो इसको महसूस करेंगे। तो महसूस करेंगे, ये परिभाषा आपकी हो गई। अब आगे बच्चों हम लोग चलेंगे। आगे क्या कह रहा है आपसे कि भाववाचक संज्ञा के प्रकार। आप आराम से बताओगे कि भाववाचक संज्ञा के क्या है प्रकार। तो भाववाचक संज्ञा के भैया दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? सिर्फ दो प्रकार। पहला प्रकार वो कहलाएगा मूल या स्वतंत्र, या इसी को कहोगे अयौगिक प्रत्यय रहित। अयौगिक कह दोगे या आप मूल कह दोगे या आप प्रत्यय रहित। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्दों के शब्दांश होते हैं। शब्दांश का मतलब है शब्द के अंत में लग करके उसके अर्थ में जो परिवर्तन कर देते हैं उसको बच्चों हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे एक शब्द है बच्चों, यहां लिखा है जय, कंफर्म है?
यानी उपसर्ग में उस अर्थ को बदल देते हैं। जैसे इसी में क्या हो जाएगा, पराजय, तो ये उपसर्ग हो जाएगा और अय जो निकलेगा वो आप मान लेते हैं कि उस तरीके से प्रत्यय, जैसे परागा, अनुरागा, ये पीछे आ जो निकलेगा। इतनी बात हम प्रत्यय वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहां देखेंगे कि हमारे भाववाचक संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं बच्चों, दो प्रकार के, याद रखिएगा। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार की, दो। एक का नाम हम देंगे मूल, स्वतंत्र या अयौगिक, ये एक पार्ट है। ये हो गया बच्चों एक पार्ट। एक पार्ट इसको हम क्या कहेंगे, या तो मूल कह सकते हैं, या तो अयौगिक कह सकते हैं, या प्रत्यय रहित कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रत्यय के दो पार्ट हैं, एक पार्ट इधर। दूसरा वाला जो पार्ट बच्चों हमारा है, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, इसको हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे, या फिर हम प्रत्यय सहित कहेंगे। या इतनी बात आप याद रखोगे। आगे इसमें बच्चों हम क्या देखेंगे कि जैसे अगर पेपर वाला पूछ लेगा कि भाई आप बताओ कि संज्ञा है, लो मान लिया हमने कि जैसे अगर हम संज्ञा लिख दें ये दर्द है, ठीक है बच्चों, फिर यह पेपर वाला पूछ लेता है कि ये आपकी क्या है, पीड़ा है। फिर बच्चों वो पूछ लेगा कि ये आपका सुख है, या फिर वो बच्चों आपसे पूछ लेगा कि ये आपका दुख है। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि लोग माना हमने कि ये भाववाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि ना तो दुख को देख सकते हो, ना तो सुख को देख सकते हो, फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो परिभाषा बताएगी। लेकिन वो पूछेगा आपसे कि भाई अगर ये है तो कौन सी संज्ञा है, माना भाववाचक है लेकिन भाववाचक का प्रकार बताइए। तो फिर वहां आप परेशान हो सकते हैं, दिक्कत में आ सकते हैं। तो उसके लिए आप याद रखोगे कि भाववाचक संज्ञा के कितने प्रकार हैं, दो। एक को हम या तो मूल कह देंगे, या अयौगिक, या प्रत्यय रहित, यानी जिसमें प्रत्यय नहीं होगा। दूसरा हम कहेंगे यौगिक। यौगिक का मतलब होता है जुड़ी हुई, एक से ज्यादा उसमें शब्द जुड़े हैं, एक से ज्यादा उसमें भाव जुड़े हैं, वो यौगिक। और अयौगिक का मतलब जुड़ा नहीं है कुछ भी। जैसे बच्चों एग्जाम्पल के लिए, अगर एग्जामिनर में पूछ लेगा सुख, या बच्चों आपसे पूछ लेगा दुख, या बच्चों पूछ लेगा लव, लव का मतलब प्रेम, या आपसे पूछ लेगा हेट, हेट का मतलब बच्चों घृणा, तो पूछ लेगा कि आप ये बताइए कि ये जो प्रेम है, ये जो आपका लव है, ये कैसी संज्ञा है। आप कह देंगे सर भाववाचक, तो वो बहुत खुश होगा कि चलो ठीक है आपने गलत की तरफ कदम तो बढ़ाया। तो पूछेगा भाववाचक तो है लेकिन भाववाचक कौन, ये विकल्प देगा आपके सामने। तो आपको इधर वाले बिल्कुल भी टिक नहीं करने हैं। तब आपको बताना है कि सर प्रेम जो है इसमें हमारा कोई भी प्रत्यय लगा नहीं है और कोई भी यौगिक लगा नहीं, इसलिए ये सुख हो जाए या दुख हो जाए, या प्रेम हो जाए या घृणा हो जाए, ये सब हमारे इस वाले पार्ट के टाइप्स हैं। तो आप याद रखोगे, इनमें से वो मूल दे दे तब भी टिक, इनमें से वो अयौगिक दे दे तब भी टिक, इनमें से वो प्रत्यय रहित दे दे तब भी टिक। क्लियर है बच्चों, आगे चलेंगे। आगे बच्चों आप इधर देखेंगे, इधर क्या है कि यौगिक या प्रत्यय सहित, जैसे चतुराई, बच्चों क्या निकला, आई, और आई आपको क्या लिखेगा, प्रत्यय। जैसे ही प्रत्यय मिला तो आप बता दोगे कि भाववाचक तो है, लेकिन भाववाचक का ये प्रकार कौन सा है। तो आप या तो विकल्प टिक करोगे यौगिक, अगर विकल्प में यौगिक नहीं है तो आप कह दोगे कि सर आपने बता रखा था इसलिए हमको आता था, ये हो जाएगा प्रत्यय सहित। तो अभी फाइनली हमने क्या जाना कि भाववाचक संज्ञा को इंद्रियों के द्वारा फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन उन्हें देख और छू नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। आगे हमने उसके प्रकार कितने बताए, दो टाइप होंगे, एक मूल होगा, स्वतंत्र होगा, प्रत्यय रहित होगा, दूसरा वाला यौगिक होगा और प्रत्यय सहित होगा। एग्जाम्पल के लिए बच्चों आपने इधर क्या देखे, सुख दुख प्रेम घृणा देखी, इधर बच्चों आपने चतुराई और मित्रता देखी, आ लगा उसमें। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपके समझ में आ रहा होगा। आप अपने अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे और अपने फ्रेंड्स तक वीडियो के दौरान ही बच्चों को, अपने लोगों को, अपने साथियों को, अपनी सहेलियों को शेयर कर रहे होंगे कि ठीक है अब यहाँ पढ़ लीजिए सर मेहनत कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे बच्चों दिखाई देगा कि इस स्मरणीय बिंदु, यानी इससे जो जुड़ी हुई चीजें हैं वो स्मरणीय बिंदु क्या है, कि आप किन किन बातों को अपने जीवन में भाववाचक संज्ञा को पढ़ते हुए याद रखेंगे, क्योंकि प्रश्न यहीं से वो बनाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ क्या दिखेगा
कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हम प्रत्यय का प्रयोग करके कर सकते हैं। आप याद रखोगे कि ये निर्माण की बात हो रही है, निर्मित की बात हो रही कि भाववाचक संज्ञा को आप कैसे बना सकते हो। तो पहला उन्होंने बताया है कि भाववाचक संज्ञा में अगर हम किसी शब्द के पीछे पा लगा दें, किसी शब्द के पीछे पन लगा दें या फिर हम त्वा लगा दें तो आम तौर पर वो भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। और वो भाववाचक संज्ञाएं किन किन से बन सकती हैं, देखो इधर वो क्या बच्चों हो जाएगा कि अगर हमें जातिवाचक से संज्ञा बनानी हो, किससे बनानी हो बच्चों, बहुत जबरदस्त कंटेंट है, बहुत ही बढ़िया कंटेंट। अगर कोई जातिवाचक संज्ञा मिल जाए, और जातिवाचक संज्ञा बच्चों आप पढ़ करके आए हैं, जातिवाचक संज्ञा मिल जाए और उससे आपको बनाना क्या हो, भाववाचक। अच्छे से समझिए, एक बार फिर सुनिए कि जातिवाचक संज्ञा से आपको भाववाचक संज्ञा में बदलना है, परिवर्तन करना है, कन्वर्ट करना है। तो कैसे आप करेंगे, बस वो वाली बात हो रही है। तो आप देखेंगे कि जैसे है मित्र, अब मित्र का नाम तो बच्चों दिया नहीं है कि वो मित्र कौन है हमारे। जब नाम नहीं है, टारगेट नहीं है, तो वो हमारी जातिवाचक है। अब इसको बदल करके कहां ले जाना है, बदल करके ले जाना है भाववाचक में। तो आप कैसे देखोगे कि ये लिखा है मित्र से मित्रता, और ऊपर आप देखेंगे कि कहीं पर अगर आपको पा मिल जाए, पन मिल जाए, त्वा मिल जाए और क्या मिल जाए बच्चों, ता मिल जाए। फिर आपने बच्चों देखा क्या है, लड़का। लड़का हमारा जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा लड़का, पता नहीं कौन सा लड़का, है ना। हजारों लड़के घूमते टहलते और मैच खेलते नजर आते हैं आपको, पढ़ते भी नजर आते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो जैसे लड़का, तो लड़का से आपने क्या बनाया, भाववाचक लड़कपन। इसका मतलब आपको यहां क्या मिल गया, पन। लड़कपन का मतलब एक भाव है, हंसी ठिठोली का भाव, ठीक है, अबोधता का भाव, पूरी तरीके से छुटपन का भाव। तो भाव आपको कब मिल जाता है, जब जाति में आप ये वाले शब्दों का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ते हैं। आगे बच्चों आप देखेंगे कि विशेषण से अगर आपको बनाना हो, विशेषण से, विशेषण से कैसे बनाओगे, देखो बच्चों क्या लिखा है, उधर लिखा है सर्दी, सर्द, शर्द से आपने क्या बना दिया, सर्दी, सर्दी का भाव। इधर बच्चों क्या लिखा है, चतुर, चतुर एक विशेषण है, क्वालिटी है, गुण है कि वो कैसे हैं, फलाने फलाने चतुर हैं। ठीक, अब चतुर हैं और चतुर से भाववाचक कैसे बनाओगे, तो क्या बच्चों लिखाया गया है, चतुराई, काहे का भाव, चतुराई। जैसे आप लोग आमतौर पर कहते हैं तो भैया ये बहुत चतुर है, अपने बारे में ये पूरा पूरा सब कर लेते हैं और बताते भी नहीं है, और अपना अपना जितना होगा वो आगे बढ़ जाते हैं, तो ये चतुराई का भाव। आगे बच्चों देखेंगे क्रिया से, क्रिया किसे कहते हैं ये भी आप जानते रहेंगे कि संसार में कुछ भी काम अगर हो रहा है तो वो क्रिया है। जैसे बच्चों अगर ये पेन है, अब इस कंडीशन में है तो ये आपका संज्ञा है, लेकिन अगर ये ऐसे ऐसे नाचने लगे तो ये जो काम कर रहा है, ऐसे ऐसे हिल रहा, इसका हिलना ही क्या कहलाता है, क्रिया। कंफर्म है बच्चों। तो इधर देखेंगे कि क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाओगे, एग्जाम में क्या दे देगा, सजाना। सजाना क्या है बच्चों, क्रिया है। किसी चीज को आप सजा रहे हो, इसका मतलब आप काम कर रहे हो। जब आप काम कर रहे हो और संसार में कुछ भी काम हो रहा है तो वो क्रिया होती है। जैसे आप जिस रूम में पढ़ रहे हैं, हो सकता है एसी की जगह पे आपने फैन आपके रूम में हो, तो अगर जो फैन है और फैन बंद है, बिल्कुल ऑफ है उसकी स्विच, तो वो आपकी संज्ञा है। लेकिन जैसे ही आप ऑन कर दोगे, फैन ऐसे ऐसे राउंड अराउंड घूमना शुरू कर देगा। जब वो घूम रहा है तो बच्चों क्या हो जाएगा, वो कहलाएगा क्रिया। ऐसे ही यहां पर हो रहा है सजाना। जब आप सजा रहे हैं तो क्रिया है, लेकिन सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा में आपको कन्वर्ट करना है, आपको बदल देना है। तो कैसे बदलोगे, सजाना से बच्चों क्या हो जाएगा, सजावट, क्या हो जाएगा, वट। और आपने पहले भी देख रखा है कि जैसे पा आ जाए, पन आ जाए, त्वा आ जाए और इसी में एक शब्द ऐड करते चलेंगे, वट आ जाए। ठीक है बच्चों, और पन आ जाए, पन तो लिखा ही है। आगे जैसे चढ़ाना, तो चढ़ाना का मतलब होता है किसी चीज को ऊपर की तरफ आपको ले जाना, चढ़ाना। लेकिन यहां क्या हो जाएगा, चढ़ाई। आपने फिल्मों के गानों में सुन रखा होगा, अरे सुल्तान कर दे चढ़ाई, है ना, ऐसे जो भी पहलवानों के लिए बातें संबोधित की जाती। आगे बच्चों देखेंगे सर्वनाम से। अब आप इसके साथ में एक चैप्टर और देखते चलेंगे। अभी आपने क्रिया पढ़ ली, हालांकि पढ़ी नहीं, शॉर्ट में हमने आप लोगों को संकेत किया है। जब पढ़ाएंगे
तो सरोबार कर देंगे। आप इतना याद रखिएगा, डुबो देंगे आपको उसी में, पूरा लबालब हो जाएंगे। फिर आप चुनौती देने लगेंगे, आइए पेपर, हम इंतजार कर रहे हैं पेपर का, है ना, बनिए प्रश्न पत्र। तो इधर बच्चों देखेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। इस संसार में, पूरे संसार में आप ये नहीं कहोगे कि संज्ञा की जगह पे जो आ जाए वो सर्वनाम। ये तो अच्छा है, लेकिन ये बच्चों के लिए है, आपको एडवांस करना है। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे संसार में एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु जो भी रख दी जाएगी वो सब सर्वनाम कहलाएगा। जैसे बच्चों हम पढ़ाने आए यहाँ पर, और मान के चलिए ये मैसेज कर दिया जाए, आप लोगों को सूचना दे दी जाए कि आज सर नहीं आएंगे, सर के बदले, सर की जगह पे ये पढ़ाने आएंगे फला सर, तो मान के चलिए वो फला सर नहीं है, वो सर्वनाम है। जैसे घरों में आपने देखा होगा कि अगर कोई बुलाता है, भैया का कुछ नाम होगा तो आप उनको भैया कहते हैं, उनका नाम नहीं बुलाते हैं। तो अगर आप उनका नाम बुला देते हैं कि जैसे नाम उनका राधे, और आपने कहा राधे, तो ये आपका संज्ञा है। लेकिन राधे की जगह पे जो आपने कहा भैया, तो ये भैया सर्वनाम है। जैसे पत्नियां अपने पतियों को एजी ओजी सुनो जी, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सर्वनाम। और चाहे तो सीधे कह दें रामलाल, मैकूलाल, कुछ भी, है ना, मुस्कुराइए आप आगे, तो ये सर्वनाम हो जाएगा बच्चों। तो सर्वनाम से हम कैसे बदलेंगे, जैसे निज, ठीक, तो ये निजत्व हो जाएगा, यहां पर तो जोड़ देंगे। अपना हो जाएगा तो अपनापन, ठीक है। जैसे कई बार लोग होते हैं कि भैया ये अपनापन खूब दिखाते हैं, इनके घर चले जाओ तो खूब अपनापन दिखाते हैं, कई लोग परायापन दिखाते हैं। तो ये आपने चीज सीखी। आगे चलते हैं बच्चों, अगला है, अब हमने भाववाचक संज्ञा को क्या कर लिया है, कंप्लीट। अब आप देखेंगे बच्चों समूहवाचक संज्ञा, और समूहवाचक संज्ञा आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा ये जातिवाचक संज्ञा के प्रकार हैं। ये बात आप गलती से भी नहीं भूलेंगे कि जो हमारी जातिवाचक संज्ञा है, इसी जातिवाचक संज्ञा का ही टाइप प्रकार कौन है, आपका समूहवाचक संज्ञा। लेकिन हम स्पेशल यहां थोड़ा सा और देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे कि जातिवाचक संज्ञा अगर विशेष आपको पढ़नी हो और अलग से समूहवाचक पढ़नी हो तो कैसे पढ़ेंगे। समूह का मतलब बच्चों होता है कलेक्शन, कलेक्टिव, जहां पर एक ही साथ में बहुत सारे लोगों की बात कर दी जाए, बहुत सारे लोगों के, पार्टिकुलर एक को अलग ना करें, इसीलिए इसको जातिवाचक में रखा गया है। जब जैसा आपने कह दिया, मान के लिए आपने गुप्ता जी कह दिया, ठीक, तो गुप्ता जी में जितने भी गुप्ता की कम्युनिटी के लोग हैं वो सब आ गए, या कोई भी व्यक्तिगत जातिगत कोई भी नाम ले लेते हैं, तो ठीक उसी तरीके से, क्योंकि वो समूह में आ जाती है इसलिए उसका एक नाम समूहवाचक है और एक नाम उसका जातिवाचक, क्योंकि जाति के अंदर ही समूह पाए जाते हैं। आप याद रखिएगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा कहीं पर। इधर देखते हैं बच्चों, परिभाषा। परिभाषा क्या कहलाती है, समूहवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो समूह में पाई जाती है, अंडरलाइन, कहां पाई जाती है, समूह में। उसे जब भी संबोधित किया जाएगा तो एक समूह में, इसका अर्थ यह हुआ कि समूहवाचक संज्ञा में हमें एक साथ, सिर्फ एक नहीं, याद रखेगा, सिर्फ एक नहीं, बल्कि एक नहीं बल्कि उसकी अनेक विषय वस्तु के बारे में जानकारी मिल जाती है। जैसे बच्चों ये इंपॉर्टेंट है और इसको हम लिखे भी दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट, आप इसको पढ़ लेंगे, नोट्स बना लेंगे। इंपॉर्टेंट में बच्चों क्या हो जाएगा, जैसे, ये लिखा है जैसे। अगर आप सभा कहोगे तो सभा एक लोग से तो मिलकर बनती नहीं है, सभा में लाखों लोग हो सकते हैं, करोड़ों लोग हो सकते हैं, 10 20 50 लोग भी हो सकते हैं। तो आप याद रखोगे कि जब आप सभा पेपर वाला पूछ लेगा, याद रखिएगा, जैसे ही वो पूछेगा कि सभा में कौन सी संज्ञा है, फिर सुन लीजिए, सभा में कौन सी संज्ञा है, तो आप बता दोगे सभा कई लोगों से मिलकर बनती है, इंडिविजुअल नहीं होती है, इसलिए ये कहां चली जाएगी, समूहवाचक में। दूसरा बच्चों दे देगा दल। दल का मतलब टीम, तो टीम एक लोगों से मिलकर के नहीं बनती है, एक दल में एक से ज्यादा लोग होते हैं। तो आप याद रखोगे, जैसे दल में 11 लोग खिलाड़ी होते क्रिकेट में, फुटबॉल में ऐसे। आगे आप देखोगे बच्चों गिरोह, गिरोह जैसे डाकुओं का गिरोह, चंबल के डाकुओं के बारे में कहानियां आपने पढ़ रखी होंगी, सुन रखी होंगी, तो वहां पर आपने देखा होगा कि जो
डाकू चलते थे, वो सिंगल नहीं, पूरा का पूरा हब, पूरा का पूरा गिरोह लेकर के। तो एग्जामिनर पूछेगा कि गिरोह कैसी संज्ञा है, आप बता दोगे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो समूहवाचक संज्ञा आती है वो समूहवाचक है। आगे बच्चों देखेंगे गुच्छा। गुच्छा की बात करोगे, है ना, जैसे आपके पास की होती है, चाबी होती है, रिंग होती है, कई सारे, उनमें जो गुच्छे होते हैं वो एक नहीं होते हैं, कई सारे लोग मिल करके उसको गुच्छा बनाते हैं, आकर्षक सुंदर। आगे बच्चों देखेंगे कुंज। आपने पढ़ा वो कुंज गली में राधे राधे, है ना। तो कुंज का मतलब होता है फूलों के, पुष्पों की, कलियों के, जो वो महक के साथ में जो फुलवारियां होती हैं, जो उपवन होते हैं, उनमें जो महक के साथ में कलियां होती हैं, उन सब सामूहिक रूपों को हम कुंज कहते हैं। कंफर्म है। आगे बच्चों देखोगे भीड़। क्या भीड़ एक लोगों से हो जाएगी? जब आप मेला जाओगे, आप मार्केट जाओगे, आप बाजार जाओगे, आप कहीं और महोत्सव में जाओगे, है ना, तो वहां पर बहुत सारे लोग एक साथ में होते हैं। जैसे महाकुंभ, 64 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की संख्या, उत्तर प्रदेश सरकार ने डेटा दिया कि इतने लोग स्नान करने के लिए आए, तो वहां पर लोग हैं ज्यादा, तो भीड़ समूहवाचक। आगे बच्चों देखोगे मंडल। मंडल में क्या एक जिला होता है? किसी में 6 जिले, किसी में 2 जिले, किसी में 7 जिले, तो कई सारे जिलों को मिला करके हम किसका निर्माण कर रहे हैं? मंडल का। आगे हम लोग देखेंगे बच्चों, ये लिखा है सेना। तो क्या सेना में बच्चों एक ही व्यक्ति होता है? सेना में हजारों सैनिक होते हैं, लाखों सैनिक होते हैं, और जगह जगह से होते हैं। तो ये सेना भी कई लोगों से मिलकर के बनी है। ठीक इसी तरीके से बच्चों क्या है? पुलिस। ये भी आपको याद रखना है। आगे आप क्या देखेंगे? झुंड। देखा होगा पशु पंछियों के क्या होते हैं? झुंड होते हैं, झुंड के झुंड। या टिड्डी दल जो होता है, टिड्डियां नहीं आसमान में आती हैं राजस्थान के क्षेत्र में, है ना, तो ये जब टिड्डी दल की बात करोगे तो वो क्या है? झुंड। चिड़ियों का क्या है? झुंड। कंफर्म बच्चों। आगे देखेंगे हम लोग परिवार। पहले भी आप व्यक्तिवाचक संज्ञा जब पढ़ा रहे थे तो ये बात हुई थी, परिवार एक लोगों से मिल करके नहीं बनता है। परिवार में कई भाई, कई बहनें होती हैं, और दादा दादी होते हैं, पोता पोती होते हैं, भाई बहन होते हैं, भतीजे होते हैं, है ना, और आगे की बात करोगे भतीजियां होती हैं, आगे की बात करोगे मम्मी पापा होते हैं। सब लोग कलेक्टिव रूप में जब बनते हैं तो वो एक परिवार कहलाता है। और पहले के परिवार तो और बड़े, संयुक्त परिवार, है ना। अब तो एकाकी परिवार है। आगे देखेंगे टोली। जैसे जब आप बचपन में होते हैं तो टोली बना के खेलते हैं कि ये टोली और ये टोली, तो ये सब समूहवाचक के क्या है? उदाहरण। ठीक है बच्चों। फिर जैसे लिखा जाता है समाज। कोई भी समाज हो, जिस समाज, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, क्या वो एक ही जैसे लोगों से बने? नहीं। अगर एक ही जात के लोग होंगे तो वहां पर अलग अलग कद काठी के लोग, अलग अलग बोली भाषा के लोग हो सकते हैं। तो समाज में भी जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, जो विविधता पाई जाती है, वो एक जगह से नहीं आती, कई जगहों से आकर के कलेक्ट होती है। और जो कलेक्ट हो जाएगा वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, जो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा वो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आगे अब हमने वो भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारी अंतिम, हम अपने चरण की तरफ हैं, लेकिन अभी नहीं अंतिम, और भी वीडियो है। ये हमारी 5वें नंबर की अगर आप संज्ञा पढ़ोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो पहली तो बात बच्चों ये है कि द्रव्यवाचक संज्ञा भी किसके अंतर्गत आएगी? तो पहले से आपको फिर कंफर्म करा दिया जाए, जो हमारी एक संज्ञा है जो आप पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्निहित ही, तहत ही ये वाली संज्ञा आएगी बच्चों, जिसका नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा। आप याद रखोगे इस बात को। जैसे परिभाषा के रूप में आप देखेंगे, परिभाषा कह रही है कि जिस संज्ञा में मुख्य रूप से, ये बात आप याद रखोगे, नोट बनाते समय लिख लेंगे, नाप और तौल। क्या बच्चों याद रखेंगे? नाप और तौल, या जीवित रहने, याद रखेगा बच्चों, या जीवित रहने के लिए जिन पदार्थों की जरूरत पड़े। जीवित रहने के लिए जैसे आप खाना खाते हैं, गेहूं, चावल, धान, ज्वार, बाजरा, पानी, शरबत, मठा, दही, दूध, घी, ये सब खाते हैं और ये जीने के लिए जरूरी है। जैसे सुना है ना गाना आपने, जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात डैश। ऐसे ही बच्चों यहां पर क्या है कि जीवित रहने के लिए, या नापतौल करने के लिए, या फिर जो हमारे क्या होते हैं खनिज पदार्थ,
की जानकारी मिले। ये पॉइंट्स आप लोग बना लीजिएगा, की पॉइंट हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा वहां होगी जहां जीवित रहने की बात के लिए जो यूज किए जाए पदार्थ, प्रयोग किए जाएं, उपभोग किए जाएं, या फिर आप याद रखोगे कि दूसरा वाला नाप तौल करने के लिए किए जाए, तो वहां पर हम देखते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे ये लोग कह रहे हैं जैसे पानी, अब पानी आपको देखो आ गया, तो पानी द्रव्यवाचक भी है और जातिवाचक भी। अगर द्रव्यवाचक नहीं है तो आप लौट नहीं आओगे परीक्षा से, एक प्रश्न गलत पूछ लिया ये नहीं कहोगे, आप ये कहोगे कि एक प्रश्न पूरे प्रश्न पत्र में अच्छा पूछा, बाकी सारे अच्छे नहीं पूछे, बस ये बताना है। ये नहीं बताना है कि एक गलत पूछ लिया, क्योंकि नॉलेज आपको नहीं थी, एग्जामिनर को थी। तो पानी देखो क्या हो गया भैया कि ये हमारे जीवन के लिए आधार है, और यहां क्या लिखा है, जीवित रहने के लिए जिन पदार्थों की जरूरत पड़े। तो जीवित रहने के लिए पानी, सोचो पानी से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट बचेगा क्या? तो पानी हमारा कहां जाएगा, द्रव्यवाचक। आगे आप देखोगे कि नापने तौलने और खनिज, तो बच्चों ये लिखा है खनिज, तो खनिज में जैसे देखोगे तो लोहा और आपको क्या मिल जाएगा, सोना। कंफर्म है बच्चों? इसी तरीके से देखिए ये खाने में आ जाएगा गेहूं, और क्या आ जाएगा बच्चों, चावल। तो ये परिभाषा आपको याद रखनी है। बस एक बात और आपको समझा दे, क्योंकि आपके मन में डाउट चल रहा होगा बड़ी देर से, क्योंकि इतना तो अब हम भी आपके बारे में समझने लग गए हैं, और आप क्लास के बारे में कि क्लास कितनी जबरदस्त होती है। कंफर्म बच्चों? देखेंगे यहाँ पर, जैसे अगर आप पानी की बात करोगे, बहुत सारे लोग इस पे सोच रहे होंगे कि सर इसको तो द्रव्य में होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, क्या है ही, तो ये द्रव्य में भी है और जाति में। क्योंकि जब आप पानी की बात करोगे तो इधर देख लीजिए बच्चों, क्या ये पानी बोतल में रखा हुआ है, ये बात आपको पता नहीं। क्या ये पानी, ठीक है, नदी का पानी है, आपको पता नहीं। क्या ये पानी झील का है, आपको पता नहीं। कंफर्म है बच्चों? क्या ये पानी आपका बोतल का, नदी का, झील का, तालाब का? कंफर्म है? क्या ये पानी बच्चों सागर का है, आपको पता नहीं। कंफर्म है? तो क्या ये पानी बाल्टी का है, आपको पता नहीं। तो जब पानी का पता ही नहीं, टारगेटेड नहीं, जब टारगेटेड नहीं तो फिर वो जाति, और अगर टारगेटेड हो जाता तो व्यक्तिवाचक। इसलिए आप कहोगे कि सर ये पानी तो द्रव्य है, लेकिन कौन सा पानी हमको पता ही नहीं है। जब पता नहीं है तो इसको जातिवाचक में आप टिक करोगे, और अगर जातिवाचक नहीं है तो द्रव्यवाचक में। अगर दोनों है और आपने जातिवाचक टिक किया और आयोग के खिलाफ आपने अपनी लगाई नॉलेज कि नहीं ये तरीका है, तो फिर आयोग को नंबर देना पड़ेगा। कंफर्म है बच्चों? चलिए आगे देखते हैं, उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा आपके। आगे चलते हैं, संज्ञा के परिवर्तन। ठीक है बच्चों, संज्ञा के परिवर्तन क्या होते हैं कि एक संज्ञा को हम दूसरी संज्ञा में कैसे बदल देते हैं, कैसे परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे आप अपने कपड़ों का परिवर्तन कर लेते हैं, आज कुछ पहना होगा आपने और किसी दिन दूसरा कुछ पहना होगा, तो ये कपड़ों का परिवर्तन। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम देखते हैं पहला नियम हमारा क्या है कि जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन। आप याद क्या करेंगे, किसको किसको हम किसमें बदल रहे हैं, ये देखेंगे, जातिवाचक का व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन। ठीक है बच्चों, आराम से देखेंगे, जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में परिवर्तन, ये बात आपको ऐसे याद रखनी है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो जातिवाचक संज्ञा आपको रट गई है, जहां पर किसी एक व्यक्ति को, वस्तु को, स्थान को टारगेट ना करें, वो सब जातिवाचक। जहां पे टारगेटेड कर देंगे सुमन, सीता, गीता, रमेश, मुकेश, सुरेश, है ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। अब हम बदलेंगे कैसे, बदलेंगे कैसे ये देखना है। तो नियम नंबर पहला क्या लिखा है, जब कोई, ये पहला हम लिख देंगे, जब कोई विषय वस्तु नाम किसी विशेष व्यक्ति के लिए इतना ज्यादा प्रसिद्ध, ये इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा प्रसिद्ध या प्रचलित हो जाए कि सुनने वाले सभी लोगों को वह जाति सूचक शब्द ना लगकर व्यक्तिवाचक लगने लगे, तो वहां पर आपका जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। कहने का मतलब बच्चों है, मोटे तरीके से समझ लीजिए, इस पूरी धरती पर कोई व्यक्ति अपना नाम इतना ज्यादा फेमस कर ले, इतना ज्यादा अपने कद को बढ़ा ले, इतना ज्यादा फेम प्राप्त कर ले कि अगर भले ही उसकी जाति का कोई नाम ले तो लोग ये जान जाएं कि ये जाति नहीं वो व्यक्ति है। जैसे अभी इसमें भी समझाएंगे बच्चों,
जैसे कह दिया जाए नेताजी, तो जैसे ही नेताजी कहोगे तो आपको पता चल जाएगा, जैसे आपको पता चल जाएगा कि ये बात हो रही है किसके बारे में, सभी नेताओं के बारे में नहीं, ये बात हो रही है सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। कंफर्म। जैसे कोई कह दे गांधी, तो गांधी तो तमाम बहुत सारे लोग गांधी हैं देश में, लेकिन जब आप गांधी की बात करते हो तो ज्यादातर तुरंत दिमाग में आएगा अच्छा कौन से गांधी, महात्मा गांधी। या और स्टेटमेंट अच्छा कह ले, जैसे और अच्छा बना दे तो कह दिया जाएगा कि नेताजी ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब आप देख लीजिए कि शब्द कौन सा है भैया, नेताजी ने कहा। तो नेताजी ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो क्या कोई धरती पे दूसरा ऐसा नेता हुआ जिसने कहा? नेता हमारी संज्ञा कैसी थी, जातिवाचक, ये जातिवाचक नेता संज्ञा है। लेकिन जब आगे का स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, कथन पढ़ते हैं, तो हमको तुरंत पता चल गया कि ऐसी बातें कोई और नहीं कह सकता है, ये जाति हो करके भी जात नहीं, ये व्यक्तिवाचक है। और ये संबोधन हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का है। इसी तरीके से गांधी जी के बारे में कि तुम मुझे, गांधी जी के बारे में कि करो या मरो का नारा उन्होंने दिया। ठीक है, तो ऐसी जब बातें हो जाएंगी, ठीक, या गांधी जी ने कहा चंपारण आंदोलन की तरफ, है ना, या दांडी यात्रा की तरफ, या आ जाएगा गांधी जी ने दांडी यात्रा करी, तो फिर आप याद हो जाएगा कि गांधी यहाँ पर जाति के रूप में ना होकर के व्यक्ति के रूप में, बस वही बात यहाँ है। जैसे गोस्वामी कहने से, गोस्वामी दुनिया में तो लाखों गोस्वामी हैं, ठीक है, जितने भी ब्राह्मण होते हैं उनमें बहुत सारे लोग अपने नाम के पीछे या आगे गोस्वामी लगाते हैं, तो गोस्वामी जाति का सूचक है। लेकिन जैसे ही गोस्वामी कहते हैं तो हमारे मन में कौन सी बात आ जाती है, तुलसीदास, यानी जाति किसमें बदल गई, व्यक्ति में। और इसको खूबसूरत करना होगा तो आप ये कह दोगे, देखिए ये लाइन जाएगी कि गोस्वामी जी ने रामचरित मानस की रचना की। कंफर्म है? क्या दूसरा कोई गोस्वामी आज तक हुआ है इस पूरे हिंदुस्तान में जिसने रामचरित मानस लिखी हो, या लिखी भी होगी तो उतनी प्रसिद्ध नहीं, चर्चा में नहीं। तो जैसे ही गोस्वामी शब्द आया तो इसको आप सिर्फ गोस्वामी पूछेगा तो जात लगाओगे, लेकिन आगे अगर कोई कथन दे देगा तो फिर जात नहीं लगाओगे। अगर उसने रेखांकित कर दिया, मार्क कर दिया कि सिर्फ गोस्वामी बताओ, तब तो आप जातिवाचक लगाओगे। लेकिन अगर आगे उसने इस तरीके से लिख दिया कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, तो अब आपको गोस्वामी, जो गोस्वामी लिखा है, ये जाति ना मान करके व्यक्तिवाचक मानना है। कंफर्म? इसी तरीके से आगे बच्चों देखोगे दाऊ, तो दाऊ बड़े भाई को कहते हैं। दाऊ कोई भी हो सकते हैं धरती पे, हर एक छोटे भाई का बड़ा भाई दाऊ। लेकिन जैसे ही दाऊ शब्द आता है आपके मन मस्तिष्क में एक संचरित चीजें होने लगती हैं, आराम से स्फुटित चीजें होती हैं, और वो लिख करके आ जाता है, समझ के आ जाता है कि ये भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ की बात हो रही, बलदेव जी की बात हो रही। इसको और अच्छा बनाने के लिए स्टेटमेंट लिख दिया जाएगा कि मैया मोही दाऊ बहुत खुजायो या रिझायो, कि हे माता हमें बड़े भाई बलदाऊ बहुत क्या कर रहे हैं, खिजा रहे हैं। खिजाने मतलब सताना। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट हो जाएगा फिर दाऊ आपके जाति नहीं बचेंगे, ये पहुंच जाएगा आपका व्यक्तिवाचक में। ठीक उसी तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी वाली बात हम आपको बता चुके हैं। आगे बच्चों देखेंगे चाचा। इस संसार में लाखों चाचा हैं, लेकिन जब चाचा जैसे ही शब्द संबोधित होता है आपके मन मस्तिष्क में बात आ जाएगी, ये चाचा कोई और नहीं है, ये चाचा नेहरू जी हैं, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। खूबसूरत बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए आगे लिख दिया जाएगा कि चाचा जी ने कहा, ठीक, या उनका स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, या चाचा जी बच्चों से प्यार करते थे, ऐसी बातें। आगे हो जाएगा बापू। बापू बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे ही बापू शब्द आता है हमारे दिमाग में आ जाएगी, बात कौन जाएगी कि ये बात बापू गांधी जी की हो रही। जैसे ये कह दिया जाएगा कि बापू, यहां से देखेंगे बच्चों, बापू जी ने कहा, ठीक है, बापू जी ने कहा कि चरखा का प्रयोग करो, ठीक, या अपने कपड़े स्वयं बनाओ।
या बापूजी चरखा प्रयोग करते थे। जब ये बात हो जाएगी तो सिर्फ बापू को अगर पेपर वाला अंडरलाइन कर दे इतना या इतना बच्चों या इतना, इधर वाला सिर्फ इतना पूछे, रेखांकित कर दे, याद रखिएगा, और आगे पीछे कुछ ना दिया हो तो आप जाति लगाओगे। लेकिन अगर स्टेटमेंट दे दिया जाए तो ये अपने आप में नाम इतने प्रसिद्ध, इतने प्रमुख हो चुके हैं कि गलती ना कर देना। आगे कुछ दे देगा फिर जाति नहीं बचेगी, वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है बहुत अच्छा समझ में आएगा। एक बार देख लीजिए कि क्या लिखा हुआ है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेनी है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना, देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बच्चों लिखा है कि व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन। अभी आपने क्या किया है, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में। अब आप क्या कर रहे हो कि व्यक्ति को हम किसमें चेंज करेंगे, जातिवाचक में, व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में। ठीक है, आप व्यक्तिवाचक भी पढ़ करके आ चुके हैं, जातिवाचक भी पढ़ के आ चुके हैं। अब इनमें हम परिवर्तन करा रहे हैं। इस चैप्टर के बाद एमसीक्यू कराए जाएंगे, एमसीक्यू के वीडियो आएंगे, है ना। चलिए देखते हैं बच्चों। लिखा है जब किसी व्यक्ति का असाधारण, पहला स्टेटमेंट क्या है, असाधारण गुण या धर्म दिखाना हो, या किसी की किसी से तुलना, ये शब्द यूज कर लेना आप लोग, नोट कर लीजिएगा। एक तो तुलना है, एक असाधारण कर दी जाए तो वहां पर व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे एक गाना है, एक गीत है, एक संगीत है कि अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। तो हमने तुलना कर दी है कि अब घर घर में रावण है, रावण की तुलना, अब हर घर में रावण बैठा, हर घर में रावण को जब हम बैठा देंगे तो तुलना हो जाएगी। यह कह दिया जाएगा कि कालिदास भारत के क्या है, शेक्सपियर है। अब हमने तुलना कर दी। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है, अब हमने तुलना कर दी। जैसे ही तुलना कर दोगे फिर वो व्यक्ति व्यक्ति ना रह करके उसके गुणों की बात हो जाती है। जब तुलना करते हो किसकी बात हो जाएगी, उसके हम या तो गुण दिखा रहे होंगे या बच्चों उसका हम धर्म दिखा रहे होंगे। जब गुण की बात हो जाए, धर्म की बात हो जाए, असाधारण की बात हो जाए, या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तुलना की बात हो जाए, तो वहां पर आप उत्तर करोगे कि ये व्यक्ति नहीं बचा है, तुलना हो चुकी है, तुलना हमने गुणों से करा दी है, गुण इक्वल टू गुण हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा क्या बच्चों, वो जातिवाचक संज्ञा। देखते हैं कैसे। तो लिखा है जैसे आज भी जयचंदों की कमी नहीं है। आप जानते हैं जयचंद एक व्यक्ति हुए, कन्नौज के शासक हुए, और उनका जो युद्ध होता है, उनका जो विद्वेष होता है, उनके जो झगड़े होते हैं वो पृथ्वीराज चौहान जी से होते हैं। और 3 युद्ध आपको दिखाई देते हैं। एक युद्ध लड़ा जाएगा 1191 में, तराइन का पहला युद्ध। दूसरा दिखाई देगा 1192 में, तराइन का दूसरा युद्ध। फिर अगला दिखाई देगा 1194 में, चंदावर का युद्ध। तो आपने वो पूरी कहानी पढ़ी होगी। जयचंद के पुत्री का नाम क्या है, संयोगिता, और उनसे ब्याह होता है किसका, पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या होता है, चंद्रबरदाई। ठीक, पृथ्वीराज रासो उन्होंने लिखी है, कंफर्म है। और पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया है, उनके पुत्र जल्हन ने, याद रखिएगा। चलिए इधर वाली बात देखते हैं। तो यहां बात बढ़ी, जयचंद एक नाम है, कितना नाम है बच्चों, एक नाम। जब जयचंद एक नाम है तो ये व्यक्तिवाचक होना ही चाहिए, 500% होना चाहिए व्यक्तिवाचक। लेकिन हमने जयचंद की बात ही नहीं करी है, हमने बात करी है जयचंद जैसे लोगों की। क्योंकि जयचंद को माना जाता है भारतीय इतिहास में कि उनके साथ ना देने से, उनके विश्वासघात करने से बहुत लंबे समय तक भारत पराधीनता में रहा। गौरी विजय होगा, फिर गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर उसका गुलाम बैठेगा, ऐबक से गुलाम वंश चल जाएगा, फिर खिलजी वंश चलेगा, फिर तुगलक वंश चलेगा, फिर सैयद वंश चलेगा, फिर लोधी वंश चलेगा, फिर लोधी वंश के बाद में स्टार्ट हो जाएगा मुगल वंश, है ना बच्चों। तो एक लंबी पराधीनता की कहानी है। इधर देखेंगे, आज भी जयचंदों की कमी नहीं है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि हम जयचंद जैसे लोगों की तुलना करा रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं, ना कि जयचंद से। इसलिए ये कहां चला जाएगा, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में। आगे, समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन हैं, तो समुद्रगुप्त की बात नहीं कर रहे हैं।
अगर एग्जामिनर सिर्फ समुद्रगुप्त को बच्चों जाए और टारगेट कर दे, देख लीजिए, अगर जा करके सिर्फ ये पेपर वाला कर दे कि जयचंद बताओ, जयचंदो भी नहीं, जयचंद बताओ, तो बच्चों आप क्या करेंगे, खाली जयचंद पूछेगा तो व्यक्तिवाचक, और सिर्फ सिर्फ समुद्रगुप्त पूछेगा तो व्यक्तिवाचक। लेकिन यहां अगर तुलना करा देगा, तुलना हो रही समुद्रगुप्त की तुलना किससे बच्चों, नेपोलियन से, और जयचंदों की कमी नहीं, इसका मतलब इनके जैसे तमाम लोग भरे पड़े हैं पूरे भारत में या पूरे दुनिया में या हर एक देश में, थोड़े बहुत कम मात्रा में या ज्यादा मात्रा में, तो फिर वो कहां चला जाएगा आपका कि जातिवाचक। तो आप इतनी बात को याद रखेंगे, ठीक है। आगे बच्चों देखते हैं, और इस तरीके से हमने अपने पूरे सेशन को कंप्लीट कर लिया है। आपसे बहुत ज्यादा काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को बहुत शेयर करेंगे, बहुत प्यार देंगे, बहुत इसको लाइक कराएंगे, कमेंट देंगे, कमेंट से पूरा कमेंट सेक्शन भर देंगे। मिलते हैं बच्चों इसी संज्ञा के अगले सेशन में, जो होगा हमारा संज्ञा चैप्टर के एमसीक्यू के ऊपर। ठीक है, धन्यवाद।